अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर जो ज़बान इस्तेमाल की, ख़वातीन के हवाले से अखलाक बाफ्ता औरतें कहा और बाक़ियात कहा, बहुत कुछ कहा उन्होंने, इस पर बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं। जबकि निगरान हुकूमत के हवाले से इसहाक डार साहब का ये बयान सामने आया कि जिसमें उन्होंने कहा है कि 60 के बजाय 90 दिन होने चाहिए इंतखाबात के लिए ताकि तैयारी में आसानी हो। जबकि इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, वो कहते हैं कि इसहाक डार अगर वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो फिर इलेक्शन 2 साल नहीं होंगे। और दूसरी तरफ ये देखिए कि आइन और कानून के हवाले से अगर हम बात करें कि पंजाब के इलेक्शन 60 दिन में होना थे, जो कि नहीं हो सके। उसके बाद अब इन खदशात का इजहार हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरफ से किया जा रहा है कि अगर निगरान हुकूमत आती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि जनाब वो 90 या 60 रोज़ में इंतखाबात कराने के बाद घर चली जाएगी और लॉन्ग पीरियड नहीं होगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान हैं, नून लीग साहब का ताल्लुक है, यासीन आज़ाद साहब। बहुत शुक्रिया। यासीन आज़ाद साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो असम्बली फ्लोर पर सर इस तरह की गुफ्तगू, वज़ीर दिफा खासतौर पर इतने सीनियर रहनुमा है आपकी पार्टी के, तो क्या आप सर इस बयान को कंडेम करेंगे या आप समझते हैं कि दुरुस्त कहा है उन्होंने? देखिए सर, पहली बात यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि किसी गैर जानबदार आदमी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अब पार्टी एफिलिएशन रखने वाले किसी आदमी को अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और कल वो इलेक्शन कराता भी है तो डिफरेंट टाइप के एलिगेशन आएंगे कि क्योंकि पार्टी का आदमी था, प्राइम मिनिस्टर था, उसने मिसयूज किया, इख्तियारात का मिसयूज किया, ये तमाम चीजें सामने आई। लिहाजा जो केयर कर गवर्नमेंट का तरीकाकार है वो ये होना चाहिए कि बिल्कुल पार्टी होनी चाहिए। और मैं इस बात के भी हक में नहीं हूँ जिस तरह इलेक्शन एक्ट की जो मैं तब्दीली की बात कर रहे हैं, मैं इसकी हक में भी नहीं हूँ। केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है वो आवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट नहीं होती, और जब वो आवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट नहीं होती उसको किसी किस्म के मेजर जो कॉन्ट्रैक्ट हैं या डीलिंग है उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। खर्च किया कि आपने केयर टेकर गवर्नमेंट को इजाजत दे दी, वो कोई एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट की क्या कानूनी हैसियत होगी, क्या वो गवर्नमेंट चीज की मिजाज है या नहीं है। ये बहुत सारी चीजें जो मैं देख रहा हूँ मेरी समझ से बाहर हैं, जो मेरे नजदीक नहीं होनी चाहिए। आप रहमा का मामला 90 डेज का और 60 डेज का, तो ये बात तो दुरुस्त है कि अगर असेंबली अपनी मुदत पूरी करती है तो फिर इलेक्शन 60 दिन के अंदर होंगे, तो केयर टेकर गवर्नमेंट भी 60 दिन की जरूरत है। लेकिन अगर असेंबली अपनी मुदत पूरी होने की पहले 4-5 दिन आप पहले तोड़ देते हैं तो फिर कानूनी एतबार से उस गवर्नमेंट को 90 दिन के मिलेंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट से 90 डेज के लिए हो जाएगी। हमारे लोग इतनी डिफरेंट अंदाज में बात करते हैं, या तो आइन की बात कर लें, कानून की बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है, और एक दूसरे की राय जो लोग देते हैं वो अपनी जगह पे है। नहीं, लेकिन इसमें यासीन आज़ाद साहब, क्योंकि जाहिर है आपसे गुफ्तगू बारहा रही, मुख्तलिफ चैनल्स पर आपने ये बात भी कही, आपका अपना एक मौक़िफ़ है जाहिर है आइन और कानूनी हवाले से, लेकिन 60 दिन में इलेक्शन होने थे पंजाब में, नहीं हो सके, KPK में होने थे, नहीं हो सके। अब इस तरह इस बात की जाहिर है कोई खदशात का इजहार करता है कि जी निगरान हुकूमत आ जाएगी और फिर 90 दिन में इलेक्शन करा भी पाएगी या नहीं, या फिर मामला तूल पकड़ जाएगा, तूल इख्तियार कर लेगा। सर देखें, पाकिस्तान की तारीख में आप ये देख लें तो जब भी कोई अवामी हुकूमत आई उसने अपनी 5 साल पूरी की, 5 साल के बाद वो इलेक्शन हुए। ये अलग बात है कि मोहतरमा के जमाने में एक दफा 15-20 दिन लेट हो गए थे, वो हादसा हो गया था, एक और भी डेट हो गई। अब जो मामला है, मैं फिर वो ये बात रिपीट करता हूँ कि असेंबली ने अपनी मुदत पूरी कर ली। मुदत पूरी करने के बाद आपको जो है ना इलेक्शन कराने हैं हर आदमी, किसी किस्म की एक्सटेंशन का कोई इख्तियार किसी के पास नहीं। और अगर आप करेंगे तो फिर ये मामला अदालतों में जाएगा, अदालतें क्या डायरेक्शन देती हैं मैं उस बहस में नहीं पढ़नी चाहता। सर अदालतें तो वही करेंगी सर, आप नहीं समझते कि अदालतें वही रवैया अख्तियार न कर लें जो पंजाब और KPK इलेक्शन कराने थे? पंजाब और KPK की गवर्नमेंट का जो था उस वक्त भी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आईनी की रिक्वायरमेंट थी न बैठ, लेकिन मैं कह रहा था कि जिस बाउंड्री तरीके से असेंबली अथॉरिटी को के आइन ऑफ पीस की इजाजत देता था, आपने जो आदात पैदा किए वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं थे। अगर पंजाब और KPK का इलेक्शन उस वक्त हो जाता और बाकी इलेक्शन आज होता
हमेशा एक ये रवायत बन जाती है कि पंजाब और केपी के का इलेक्शन अलग होता, सिंध बलोचिस्तान का अलग होता, कौमी असम्बली का इलेक्शन अलग होता। ये बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन है, लीगल कॉम्प्लिकेशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट किस चीज में है। लेकिन जब आप वो नहीं हुए, 14 मई का इलेक्शन गुजर गया, अदलिया ने जो अपना ऑर्डर करना था कोई ऑर्डर नहीं किया, अदलिया फिर बैक फुटिंग पे चली गई और उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया। सर बैक फुट पे चली गई या मुल्क के वसीतर मफाद में बेहतर था? सर मुल्क के वसीतर मफाद में होता है तो आपका ऑर्डर देने से पहले आपको 10 दफा सोचना चाहिए था। लेकिन जब अदलिया कोई अपना जजमेंट देती है, अगर उसको इम्प्रूवमेंट नहीं करती तो उससे अदलिया की साख को नुकसान पहुंचा। इसकी मिसाल मैंने एक दफा पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमारे पास जब कोई पिटीशन आती है तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठते हैं, पहले हम बैठ के तय करते हैं कि अगर ये केस हम चलाते हैं, चलाने के बाद अगर हम एक व्यक्ति के खिलाफ कोई ऑर्डर करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं या नहीं करा सकते। अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मशावरे के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है तो अगर हम कोई डायरेक्शन देंगे, एग्जीक्यूटिव इस पर अमल नहीं करेगी तो वो जजमेंट को देते ही नहीं। हमारे यहाँ तो हर चीज बगैर सोचे समझे। नहीं सर, ये देखिए सर आपकी राय काबिल एहतराम है, लेकिन ये इंडिया की जो मिसाल दी आपने कि हम पहले तय करते हैं कि इस पर हम कोई जजमेंट दें और इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। सर अदलिया काम तो ये सोचना नहीं है कि इसमें इम्प्लीमेंट करा सकती है, गवर्नमेंट नहीं करा सकती, या उन्होंने आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला देना है। देखें, इसलिए कि मैं ये बात कहता हूँ कि उनका कहना ये है कि जब हम शो मोटर एक्शन नहीं लेते, 184(3) का मिसयूज नहीं करते, मिसयूज करने से ये हो जाता है जिस तरह अकामा के ग्रांट पे आपने नवाज शरीफ को लाइफ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन दे दी, क्या वो केस बनता था हमारे लिए? तो हमारी अदलिया ने हमेशा 184(3) का मिसयूज किया। मेरा आज भी मौक़िफ़ यह है कि 184(3) में सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, उसको कोई ऑर्डर नहीं जाना चाहिए। वो केस अपेक्स उस कोर्ट में जाना चाहिए जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है, और ज्यूरिसडिक्शन वाला कोर्ट अगर किसी को सजा देता है ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जब मियां नवाज शरीफ को आपने डिस्क्वालीफाई किया अकामा के ग्राउंड पे, उनके खिलाफ नेब का केस चलने वाला था, बाद में नेब में केस चला, नेब ने भी उनको डिस्क्वालीफाई किया, तो वो कोर्ट उसको ज्यूरिसडिक्शन थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 184(3) में ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, पर 184(3) में चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील हमारे पास नहीं है। आइन के आर्टिकल 10A की जब वायलेशन होती है तो उस पर हम खामोश हो जाते हैं। सर लेकिन देखिए ये बड़ी हकीकत नहीं है यासिर आजाद साहब के अदलिया, बात तो ये गो के इस तरह की बहुत सारे लोग ये राय रखते हैं, वो देख भी रहे हैं कि कोई भी हुकूमत होती है, हमने देखा कि अदलिया किसी हद तक उसके ज़ेर असर रहती है। अब बहुत सारे मुकदमात थे, कहा जा रहा है जी ये हुकूमत आई 15-16 माह के लिए और आने की वजूहत ही शायद ये थी कि अपने केसेस को माफ़ करा लिया जाए। वो हम देख रहे हैं जिस तरह बरी हो रहे हैं तमाम हुकूमत में लोग जो मौजूद हैं इस वक्त, और यही खान साहब के दौर में भी हमने देखा था कि उनके लोगों पर किसी पर बहुत सारे स्कैंडल्स थे जिनके करप्शन के, लेकिन किसी को सज़ा नहीं हो सकी 3.5-4 साल। और अब ये गवर्नमेंट आ गई है तो इनके लोगों के हवाले से जो मुकदमात उस दौर में कायम हुए थे अब आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीफ मिल रहा है उनको तमाम को। तो हुकूमत में आने की वजह शायद यही होती है कि इख्तियार इसलिए हासिल किया जाता है कि तमाम चीज़ों से बरीजुमा हो जाए। सर देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी इस बात की कोशिश करता है कि वो अपने मतलब के हिसाब से पार्टी पॉलिसी के अंदर रहकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, और पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पीछे हटकर कोई बात नहीं करता। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, मैं आज देखें मैं गवर्नमेंट के मुताबिक मेरा जो अपना कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर है कि गैर जनमदाराना हुकूमत होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं होना चाहिए। आपके सवाल का जवाब हर पार्टी का जिसका किसी से कोई ताल्लुक है वो ये बात नहीं करता। नहीं ठीक है, आपकी राय, आपकी अपनी हमेशा राय होती है, पार्टी पॉलिसी के वो अगेंस्ट भी जाए तो आप बात करते हैं, लेकिन सर इस पर आप बात नहीं कर रहे। कल जो वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ख़वातीन के हवाले से, अखलाक बाफ्ता भी कहा और खंडर कहा, बहुत कुछ जो नहीं कहने चाहिए थे ख़वातीन के हवाले से, ज़ाहिर एक तकरीम होती है और हमारी 100% सही है, 100% सही है कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियन अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो बाहर के लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, किसी भी मेल मेंबर को इस बात के इख्तियार नहीं दिया जा सकता
जब वो खवातीन की तौहीन करे पार्लियामेंट के अंदर। मैं उस ख्वाजा आसिफ साहब के इक़दाम को किसी सूरत में अप्रिशिएट नहीं कर सकता, लेकिन आजकल की जो सूरत है हमारी पार्लियामेंट के अंदर अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो सर खुलकर मजम्मत भी तो नहीं कर रहे आप? नहीं, ये तो मजम्मत ही है। मैंने कहा कि मैं इस टाइप के जुमलों को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। तो आपकी पार्टी की क़यादत की तरफ से इसकी मजम्मत नहीं की गई, सरदर्निश नहीं की गई, हालांकि मरियम नवाज साहब आपने मेरी राय मालूम की, मैं पार्टी की पूरी तरह नुमाइंदगी नहीं करता। आपने मेरी राय मालूम की, मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ कि पार्लियामेंटेरियन को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बाहर के लोग उनकी इज्जत करेंगे। अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे तो पब्लिक भी आपको बुरा भला कहेगी। मैं तो वही जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह की खवातीन की तजलील करने पे तो आइन और कानून खामोश रहता है, या इस पे भी कोई है सर, सजा हो सकती है, कोई बात हो सकती है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि खवातीन की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, मस्ट है, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट से बाहर हो। लेकिन आजकल की खवातीन भी सर इस पर जबान इस्तेमाल करती है, इस पर कवानीन साजी नहीं होनी चाहिए कि ये आज फर्स्ट टाइम नहीं कहा ख्वाजा आसिफ ने, बहुत सारे लोग कहते रहे हैं, ख्वाजा साहब खुद भी कहते रहे हैं, और इस पार्लियामेंट के भी कुछ तकद्दुस है, कोई एहतराम होना चाहिए, इस हवाले से भी कोई कवानीन साजी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ इस पे कवानीन बना लें, पार्लियामेंटेरियन को हम भेजते क्यों है पार्लियामेंट के अंदर से? हम इसलिए भेजते हैं ना कि जाके वहाँ हमारे लिए कानून साजी करें या हमें गालियाँ दें। बिल्कुल। अगर जब पार्लियामेंटेरियन को हम इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं तो उनका काम है वो कानून साजी करें, और कानून साजी करने के बाद इन चीजों के लिए बताएं कि पार्लियामेंट की एक तरफ तो आप कहते हैं ना तो पार्लियामेंट होगी तो हम कार्रवाई करेंगे, राइट सर? बिल्कुल। जब पार्लियामेंटेरियन दूसरे की तौहीन करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या मैं अगर पार्लियामेंट की तौहीन करूं तो मेरे खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट पर केस होगा? कोई पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को बुरा भला कहे तो उसके खिलाफ केस नहीं होगा। ये कौन का दस्तूर है, कौन का कानून है? बिल्कुल, इस पर होना चाहिए, दुरुस्त है आपकी बात। और जब तौहीन अदालत हो सकती है, तौहीन पार्लियामेंट भी हो सकती है, तौहीन आइन भी हो सकता है सर, आइन की भी तौहीन अदालत का कानून है ना, तो तौहीन अदालत में अमूमन आदमी कंटेम्प्ट करते हुए डरा है, ठीक है? उसे डर होता है कि पता नहीं मेरा क्या असर होगा। तौहीन पार्लियामेंट हो, लेकिन वो तौहीन जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर कोई जज कंटेम्प्ट करता है तो कंटेम्प्ट के जुमरे में वो भी आएगा। सर तौहीन अदालत पे भी सर अब तो वो बात नहीं रही। देखिए 14 मई को इलेक्शन कराने थे पंजाब में, नहीं कराए, तो तौहीन अदालत कहाँ गई? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कवानीन हमारे यहाँ मौजूद हैं लेकिन हम खुद उस पर अमल नहीं कर रहे, ठीक है ना सर? कवानीन पे अगर आप अमल करेंगे तो जो चीजें आप कह रहे हैं इस पे किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। मैं आज भी आपके तरह इस प्रोग्राम के हवाले से ये बात कहता हूँ कि अगर आइन के अंदर तमाम इदारों की जो आइनी हदूद मुकर्रर की गई है, हर इदारा अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करेगा तो कोई इदारा दूसरे इदारे पे उंगली नहीं उठा सकेगा। हर आदमी अपनी अना की जंग लड़ता है, अपने इदारे की अना की जंग नहीं लड़ता, अपने इंडिविजुअल अना की जंग लड़ता है। आज अगर देखें तो अपने पीटीआई के सरबराह जो है वो भी अपनी अना की जंग लड़ रहा है, वो इदारे और कानून की जंग नहीं लड़ रहा। इदारे कानून की जंग लड़ रहा होता तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ आर्डर हो गया, उनको स्टे नहीं मिला, 4 कदमों पे तोशाखाना का केस था, आप वहां से बैठ के लाहौर चले गए, वहां पेश होने का बयान देने के लिए तैयार नहीं हुए। आप अदलिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप अगर सुप्रीम कोर्ट में आगे पेश हो गए तो वहां तो हम वहां तोशाखाना केस में भी चले जाते, अपना 345 का बयान देते और बयान देते लाहौर चले जाते। ये जो मजाक बनाया हुआ है ना कानून को, ये मजाक बनाना बंद है। सर आप इस हवाले से क्या अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं कि शायद वो फेवर कर रही है इमरान खान को? नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ ये ऑर्डर कर दिया कि तुम्हारा केस की स्टे नहीं होगी, प्रोसीडिंग नहीं रुकती, तो आप आज 12 बजे का टाइम था तोशाखाना केस में इमरान खान का बयान होना था। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से उठ के सामने ही सेशन कोर्ट था, वो क्यों नहीं दिया गया वहां बयान देने के लिए? आप लोग क्यों नहीं बोलते कि वह जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो कोर्ट में बयान देने के लिए क्यों नहीं दिया? सर इस पर तो आप आवाज उठा रहे हैं सर, आपके लोग
ये जावेद लतीफ़ साहब के जो बयानात हैं, दीगर लोगों के जो बयानात हैं, वो हैरानकुन हैं। आप जिस तरह अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं, इस तरह वो अपनी हुकूमत में होते हुए हुकूमत में तनकीद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं जी इमरान खान को इतने मुकदमा 200 मुकदमा दर्ज हो गए, कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं। तो हुकूमत में रहते हुए कोई शख्स ये कहे कि जनाब उसको गिरफ्तार करने वाला नहीं, तो वो किससे शिकायत कर रहा है? अपनी हुकूमत से कर रहा है शिकायत या किसी और तरफ देख रहा है? वो मैं दूसरों की नुमाइंदगी नहीं करता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ सर। हर आदमी को बोलने का इख्तियार है, हर आदमी अपने हिसाब से बोलता है। आप मुझसे बात करते हैं, मैं आपसे बिल्कुल खुल के बात करता हूँ, मैं कानून रवायत की बात करता हूँ, रवायत की बात करता हूँ, एक दूसरे के रिस्पेक्ट की बात करता हूँ, और इदारों को कहता हूँ कि अपने अपने आईनी हदूद के अंदर रह के बात करें। अदलिया को अगर पता था कि अगर आप बाजिया स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं थे, 14 मई को इलेक्शन नहीं करा सकते थे, तो आपको सोच लेना चाहिए। अच्छा जाते जाते सर आखिरी सवाल आपसे। आपने बड़ी बात की उस जमाने में, मियां साहब का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, आज भी उसके साथ है आप? वोट को इज्जत दो के जो नारा था, जी क्या मतलब? वोट को इज्जत दो का जो नारा एक ज़माने में था नून लीग का, आप ने भी उस ज़माने में कहा कि जी बिल्कुल वोट को इज्जत देनी चाहिए, और जो ऐसा नहीं करते, और इदारों पर खुलकर बात भी किया आपने। तो अब तो वो बात ख़त्म हो गई, अब भी मौजूद है वोट को इज्जत देने वाली? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझ रहा सर। वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था उससे तो मुत्तफिक है ना आप? सर मैं 100% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के लोग आपको 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, और अगर आप आवाम के दिए हुए मैंडेट की परवाह नहीं करते तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है। ये बड़ी ज्यादती होगी। बहुत शुक्रिया। यासिन आज़ाद साहब सीनियर कानूनदान, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे खासतौर पर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए क्या कोशिशें की हैं इस हुकूमत ने 15-16 माह में, इस पर। और ख़ास तौर पर जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया और उन्हें अखलाक बाफ्ता और खंडरात और ख़वातीन के हवाले से जो नाज़ेबा गुफ्तगू की, उस पर खुलकर इज़हार किया। और उन्होंने कहा जी मैं मजम्मत करता हूँ, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन नून लीग की क़यादत की जानिब से अब तक कोई भी बयान सामने इस हवाले से नहीं आया। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। बोलने के बाद